हेलो एवरीवन, विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ शरण्या खानरा, यहाँ पे इन इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स की फैकल्टी। और आज जो बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में, आज GS2 और GS4 से रिलेटेड बात होगी। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है प्रीवियस वीक में आया है, वो ये है कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने आर्टिकल 143 को इन्वोक किया है। तो आर्टिकल 143 होता क्या है और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में आज बात करते हैं। तो आर्टिकल 143 के ऊपर न्यूज़ क्या था कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो आर्टिकल 42 के हिसाब से जो गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट को बिल्स में अपना साइन करना होता है, एसेंट देना होता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है क्या, ये प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पास पूछा है। ओके, तो अब क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल 142 क्या है, आर्टिकल 143 क्या है, एंड उससे रिलेटेड और क्या चीज़ हमें जानना है। तो आर्टिकल 142 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं कि एनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास टू सिक्योर कंप्लीट जस्टिस। प्रेसिडेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो हेल्प ले सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो कहेंगे वो उनके लिए बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 142। आर्टिकल 143 क्या था कि प्रेसिडेंट टू सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन इन मैटर्स ऑफ लीगल एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो आर्टिकल 142 क्या कहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकते हैं। आर्टिकल 143 कहते हैं कि प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं इन मैटर्स ऑफ लीगल एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देना चाहते हैं कि नहीं, ये भी लीगल नहीं है, ये भी बाइंडिंग नहीं है, एंड उस ओपिनियन के हिसाब से प्रेसिडेंट भी काम करेगा, ऐसा भी बाइंडिंग नहीं है। बट हाँ, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेसिडेंट हेल्प मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 145(3). इसमें क्या कहते हैं कि आर्टिकल 143 के अंडर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन किया जाएगा अगर, तो उसके लिए 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन होगा और आर्टिकल 143 से रिलेटेड कोई रेफरेंस होगा तो 5 जजेस बेंच होनी चाहिए मिनिमम। ये आर्टिकल 145(3) कहते हैं। अब ये सारे आर्टिकल्स हमें जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्टिकल के नंबर पूछ के। Under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? Right to privacy को सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर रखा है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो अगर आपको इसके आंसर पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इट्स वेरी इजी, तो इसे अपना नॉलेज भी चेक करने के लिए ज़रूर बताइए। नेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्पेशल पॉस्को कोर्ट को बनाने के लिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो प्रायोरिटी पे पॉस्को के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना है एंड उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो पॉस्को एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये बनाया गया था बच्चों को कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस है वहाँ से बचाने के लिए। और ये क्या करते हैं, ये स्पेशल कोर्ट बनाने की परमिशन देते हैं टू एंश्योर स्पीडी ट्रायल। तो जल्दी ट्रायल हो, लोगों को पनिशमेंट मिले, उसकी हियरिंग जल्दी हो, इसीलिए स्पेशल पॉस्को कोर्ट बनाने की बात हो रही थी। द कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ सेशन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाई स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा विथ द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस है उनसे परमिशन लेके, उनसे कंसल्टेशन लेके ये जो कोर्ट है उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा।
तो ये है डायरेक्शन। अब पॉस्को कोड का फीचर क्या है कि पॉस्को की जो एक्ट है वो क्या है कि चाइल्ड की जो एविडेंस है या फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होती है कि कुछ बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो डिप्राइव्ड होते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए 30 दिन के अंदर कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है, कोर्ट को जो चाइल्ड है उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड करना है। और स्पेशल कोर्ट की जो ट्रायल होगी वो एज फार एज विद इन 1 ईयर आपको ये जो केस है इसकी ट्रायल कंप्लीट करना है। क्योंकि क्या होता है कि जितना लेंदी होता है तो बच्चे के ऊपर उतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होती है, उसकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों ही डिप्राइव होती है, दोनों ही खराब होने लगता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे जस्टिस मिलनी चाहिए, राइट। तो ये था पॉस्को कोर्ट के बारे में जितना आपको जानना था। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है कि पीआरएस रिपोर्ट आया है रिसेंटली जो शो करता है कि शार्प डिक्लाइन हुई है स्टेट असेंबली की जो फंक्शनिंग है, उसकी जो टाइम है, जितना टाइम वो बैठते हैं, जितना टाइम वो काम करते हैं, जितना टाइम वो डिबेट डिस्कशन करते हैं, उसकी बहुत ही शार्प डिक्लाइन हुई है। क्या क्या रिपोर्ट मिला है? फर्स्ट है कि एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग डेज डिक्लाइन हुई है। 2017 में जो 28 डेज था, 28 दिन मतलब पूरे साल में 365 डेज में 2017 में 28 दिन बैठते थे, अब 2024 में आके वो बस 20 दिन बैठ रहे हैं, 8 दिन भी कम हो गया है। 11 स्टेट ऐसा है जो आर्टिकल 174 के अंदर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, और वो भी कैसे, जो सेशंस है वो 1 या 2 दिन का है। मतलब जो पार्लियामेंट का सेशन है वो अगर 20 दिन का हो रहा है तो स्टेट असेंबली का सेशन 1 या 2 दिन का हो रहा है। विंटर सेशन है या फिर बजट सेशन है या फिर जो रेन का टाइम का सेशन होता है वो बस 1 या 2 दिन का हो रहा है। तो आर्टिकल 174 क्या कहते हैं? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मीट एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स। तो 6 मंथ में से एक बार एटलीस्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको बैठना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 174 में है। तो इसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन की सेशन हो रही है। मतलब इतना लोग बेसिकली कामचोर है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी जो था उसने क्या कहा था कि मिनिमम एनुअल सिटिंग 50 दिन की होनी चाहिए फॉर स्मॉलर लेजिस्लेचर्स, और बड़े के लिए 90 दिन की सिटिंग होनी चाहिए। जिसमें 70 लोगों से ज़्यादा मेंबर है उसमें 90 दिन, और जिसमें 70 लोगों से कम मेंबर है उसमें मिनिमम 50 दिन बैठना ही पड़ेगा। और यहाँ पे लोग कितना बैठ रहे हैं? पूरे साल में 20 दिन बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो डिबेट है वो डिबेट की टाइमिंग्स है, बिल किस तरीके से पास किया गया है, वो सब भी कम हो चुका है। स्टेट्स पास एन एवरेज ऑफ 17 बिल्स इन 2024। तो इतने सारे पेंडिंग प्रॉब्लम्स है, उसमें बस 17 ही बिल 2024 में पास किया है। इनमें से 51% बिल तो ऐसा है जो विद इन जिस दिन इंट्रोडक्शन हुई है उसी दिन पास किया है, क्योंकि आइदर जो ऑपोजिशन है वो वॉकआउट कर जाते हैं या फिर ठीक से डिबेट नहीं होता, किसी भी तरह निकल जाते हैं। तो ये क्या है, पीआरएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि सिर्फ पार्लियामेंट पे नहीं स्टेट लेजिस्लेचर पे भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। तो 4% ऐसा बिल है जो कमेटी के पास रेफर किया गया है, उसकी जांच पड़ताल हो, उसकी ठीक से चेकिंग हो, इसके लिए बस 4% बिल को भेजा गया है। एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल 178। तो कुछ असेंबली पे तो स्पीकर है ही नहीं, कुछ में डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, मतलब स्पीकर है बट वो अवेलेबल नहीं होते, काम ठीक से नहीं करते। एज ऑफ अप्रैल 2025 8 ऐसा स्टेट है जिसमें डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं।
तो अगर स्पीकर किसी दिन प्रेजेंट नहीं होते, स्पीकर किसी दिन अवेलेबल नहीं होते, उनकी तबीयत खराब होता है या फिर कोई पर्सनल रीज़न है, उस दिन फिर नहीं होगा, क्योंकि किसी को तो प्रिसाइड करना पड़ेगा। तो डेपुटी सॉरी डेपुटी स्पीकर अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होगा काम। एंड झारखंड ने तो पिछले 20 साल से कोई डेपुटी स्पीकर को अपॉइंट ही नहीं किया है, कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ है डेपुटी स्पीकर का। तो ऐसा सिचुएशन है स्टेट असेंबली का, जिससे पता चलता है कि वो कितना सीरियसली लेजिस्लेचर को लेके काम करते हैं। और ये सब की वजह से साथ में जो गवर्नर है उसके साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट की कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसकी वजह से जो बिल्स है उसमें भी सिग्नेचर करने में, उसमें भी एसेंट देने में टाइम लग रहा है। जैसे 2024 में 18% ऐसा बिल है जिसमें 3 माह से ज़्यादा टाइम लगा है एसेंट मिलने में, और हिमाचल प्रदेश की तो 72% ऐसा बिल है जो डिलेड है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर डिबेट डिस्कशन ठीक से नहीं होगा, अगर लोग ठीक से काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो लेजिस्लेचर बनता है, जो आइन बनता है, जो कानून बनता है, वो बहुत सही तरीके से नहीं बनेगा, खराब ही बनेगा। तो खराब होगा तो उसके इम्पैक्ट लोगों पे जाएगा, लोग गुस्सा करेंगे। ये मतलब कुछ स्टेट में जैसे लोगों का गुस्सा है, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है, मणिपुर ऐसा स्टेट है, झारखंड है ऐसा स्टेट, तेलंगाना है ऐसा स्टेट। तो लोगों का गुस्सा कैसे क्यों है? क्योंकि लोगों के रीजनल एस्पिरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड एस्पिरेशन जैसे ही ख़त्म नहीं हो रहा है, इंसर्जेंसी की चांसेस बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ ना एक से एक लिंक्ड है। जैसे पार्लियामेंट का भी काम करना ज़रूरी है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर का भी काम करना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखते टाइम ऐसे चेन को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर सिमिलर एक क्वेश्चंस आए हैं। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। सी, प्रेसिडेंट की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी कंडक्ट को लेके, उनकी ऑर्डर मेंटेन करने का, उनकी इम्पार्शियलिटी को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बार ये जो पीआरएस का रिपोर्ट है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जो पीआरएस में मेंशन्ड है उसमें भी दिया गया है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की रोल यहाँ पे ठीक से नहीं बना है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट ये है वर्ल्ड हार्ट, एक रिपोर्ट आई है, ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो इसमें जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या था कि ओबेसिटी इन एडल्ट्स ग्लोबली इज क्वाड्रुपल्ड सिंस 1990। तो 1990 से बाद से जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी नंबर है, वो 4 गुना बढ़ गया है। 2022 में 878 मिलियन एडल्ट था, जहां 1990 में 194 मिलियन था। एज पर करेंट ट्रेंड्स 2/3 ऑफ एडल्ट जो 25 साल के एज के ऊपर है वो आइदर ओवरवेट है या फिर ओबेज है, या फिर 2/3 एडल्ट जो है वो हो जाएंगे 2050 तक हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राइट टू फूड या फिर राइट टू प्रॉपर फूड, ये भी हमारे सोशल जस्टिस के अंदर आते हैं। हम किस टाइप के खाना खाते हैं, किस टाइप से हमारी बॉडी हैबिट है, उसको जैसे जिम्मेदारी हमारी है वैसे ही सिमिलर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है। तो पैकेजिंग के ऊपर प्रॉपर प्रोडक्ट की नाम लिखना, जो सच में ख़राब चीज़ें हैं जैसे कोक है, जैसे कुरकुरेस होते हैं, चिप्स होते हैं, लेज होते हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर वार्निंग आनी चाहिए। जैसे वार्निंग सिगरेट के डिब्बे पे आती है, जैसे वार्निंग ये मूवी देखते टाइम धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे जैसे लिखा रहता है वैसे ये सारे पैकेजिंग के ऊपर भी आनी चाहिए, अदरवाइज लोगों को पता नहीं चलेगा। और राइट टू प्रॉपर फूड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये आपके एक राइट टू लाइफ का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके,
तो ओबेसिटी क्या है? ये एक एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन है जो हेल्थ रिस्क को बढ़ा देता है। ये ओबेसिटी डिसाइड किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स में। तो इसे BMI कहते हैं। BMI अगर 25 और उससे ऊपर है तो वो ओवरवेट है, एंड BMI अगर 30 है तो वो ओबेस कहा जाता है। ये WHO का एक मेजरमेंट है। मोस्टली 20 के अराउंड जो BMI होती है उसे एब्सोल्यूट राइट माना जाता है, ठीक है। और राइजिंग ओबेसिटी का इशू क्या है हमारे यहाँ, किस वजह से हो रहा है? सबसे पहले तो अनहेल्दी डाइटरी हैबिट, ठीक तरीके से खाना ना खाना, जो सैचुरेटेड फैट है उससे उस टाइप के ज़्यादा खाना, लाइक ये जो पिज़्ज़ा बर्गर टाइप जो फ्राइड फूड है वो बहुत ज़्यादा खाना, घर का खाना मत खाना, नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाते लोग, कम होते जा रहा है। खासकर सिटीज़ में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना फर्स्ट लाइफ है, लोगों को घर आके खाना बनाने का टाइम ही नहीं है। तो अनहेल्दी डाइटरी हैबिट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं उनके पास ना तो बाहर जाने का, टहलने का, वॉकिंग करने का, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है, ना उनके पास जगह भी है। नेक्स्ट क्या होती है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आती है कि जैसे बाहर का खाना, स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करना, जेप्टो पे ऑर्डर करना, ये सारे एक सोशियो इकोनॉमिक मतलब एक फैक्टर बन गया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको बाहर कुछ दिन दोस्तों के साथ खाना ही पड़ेगा, ट्रीट देना है, पार्टी करना है। तो ये सारे बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। और ये अगर आप देखा जाए तो अगर आप 15-20 साल पहले भी देखेंगे तो इतना बाहर का खाना हम लोग नहीं खाते थे। वो पापा लोग जब घर आएंगे तो उनको वही कुछ खाना लेके आएंगे। बट अब क्या हो गया है कि हमारी जो कल्चर है वो भी चेंज हो रहा है। ये 10 मिनट्स जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। तो उसमें बैड अनहेल्दी खाना भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है सेडेंटरी बॉडी हैबिट, मतलब पूरे दिन, जैसे IT कंपनी में कोई अगर काम कर रहे हैं तो दिन में 10 घंटे के ऊपर वो बैठा ही है, चल नहीं रहा है। तो इसके वजह से क्या होती है कि बॉडी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो जाती है। और ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हमारे हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो इसको आप इंडियन सोसाइटी में इस तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमारे कल्चर के ऊपर, फूड के ऊपर कैसे आ रहा है। बाय द वे, ग्लोबलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो लास्ट 10 साल में 8 बार आ चुका है। आप लोग जाके ज़रूर देखिए क्वेश्चन। एंड डिफरेंट लोगों के ऊपर, जैसे कभी वुमेन के ऊपर पूछा गया, कभी चाइल्ड के ऊपर पूछा गया, कभी ओल्ड एज पीपल के ऊपर पूछा गया, कभी कल्चर के ऊपर पूछा गया। तो हो सकता है कि कभी स्पेसिफिकली फूड के ऊपर भी पूछा जाए, तो तब इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ज़ीरो FIR का एक न्यू दिशा मिली है, वो है E0 FIR। तो E0 FIR से रिलेटेड न्यूज़ क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसमें इंट्रोड्यूस किया है न्यू ज़ीरो FIR इनिशिएटिव। तो ज़ीरो FIR करते क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली में। इसका काम क्या है? ये एम कर रहे हैं कि इजी रिपोर्टिंग हो और प्रॉम्प्ट एक्शन मिले कोई भी कंप्लेंट के ऊपर जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं। तो जैसे कि स्कैम्स बहुत होती है, ये आप लोग ने देखा होगा कि RBI ने बोलना स्टार्ट किया है जब भी आप कॉल करते हैं कि कोई भी फ्रॉड हो सकता है और आप इसको ध्यान ना दें। जैसे कि कभी कहते हैं कि फ़ोन बंद हो जाएगा, फ़ोन का सिम बंद हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, बेसिकली एक और भी था जैसे अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, तो वो भी एक फाइनेंशियल क्राइम ही था। अब ये सब के ऊपर जो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और देश की किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। ज़ीरो FIR का मतलब है कि आपको उसी आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में या फिर जिस एरिया पे क्राइम हुई है उस एरिया पे नहीं जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं ज़ीरो FIR। और E0 मतलब कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
तो कंप्लेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल लॉस अबाउट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख मेड टू एनसीआरपी, वो डायरेक्टली चला जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन होगा एज 0 FIR एंड ई क्राइम पुलिस स्टेशन ऑफ दिल्ली में ये रजिस्टर हो जाएगा. देयर विल बी इमीडिएट रूटेड टू द टेरिटोरियल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, वहाँ पे चला जाएगा. नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है वहाँ उसके पास जाएगा एंड कंप्लेंट्स जो है तो वो साइबर क्राइम की जो पुलिस स्टेशन है उसमें 3 दिन में जा सकते हैं एंड 0 FIR को रेगुलर FIR में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उनके पास ये ऑप्शन भी है 3 दिन. तो अगर आप उसी दिन नहीं जा सकते तो आप 3 दिन के लिए 3 दिन बाद भी जा सकते हैं. ओके, तो ये था आपका 0 FIR से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़. अब आते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो WHO है उसने फॉर्मली वर्ल्ड के फर्स्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया है. तो पैंडेमिक एग्रीमेंट जो है ये आपके IR से रिलेटेड है क्योंकि WHO जो है वो हेल्थ को चेक करते हैं एंड है हमारे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एग्रीमेंट पे क्या क्या कहा गया है, तो ये IR इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है. इसमें कहा गया है कि पैंडेमिक प्रिवेंशन एंड सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा. तो IHR का काम क्या है, दिस एम्स टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड प्रोवाइड ए पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू द इंटरनेशनल स्पीड ऑफ डिजीज़. तो इंटरनेशनली जो भी डिजीज स्प्रेड होता है उसके लिए एक पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाएगा. ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क को इंक्लूड किया जा रहा है दैट प्रोवाइड एक्सेस टू पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. तो जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक था उस टाइम पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, फार्मास्यूटिकल्स जो मॉलिक्यूल्स है वो नहीं मिल रहा था एंड फार्मास्यूटिकल मॉलिक्यूल्स ना मिलने की वजह से जो देश जो कंट्रीज ड्रग बनाते हैं उनको ठीक से उनका ड्रग बनने में टाइम लग रहा था. तो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क को दोनों को मार्च करने की बात हो रही है, दोनों को प्रॉपर तरीके से एक्सेस करने की बात हो रही है ताकि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो उस टाइम पे सारे कंट्रीज़ को हेल्थ प्रोडक्ट या फिर मेडिसिन और बाकी सारे चीज़ साथ में मिले. नेक्स्ट है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग. ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म अंडर IHR टू बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन. तो ठीक ठाक से फाइनेंसिंग हो कंटिन्यूसली. पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, ए प्रोसेस टू ड्राफ्ट एंड नेगोशिएट पैप्स थ्रू एन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप. तो पैथोजन की एक्सेस हो, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक था, यूहान के जो लैब है उसको अभी तक एक्सेस ही नहीं दिया गया है, चाइना ने एक्सेस ही नहीं दिया. तो काम कैसे होगा, रिसर्च कैसे होगा उसके ऊपर. अगर न्यू कोई वायरस आता है या फिर कोई दूसरा वेरिएंट आता है, अगर हम ओरिजिनल वायरस को नहीं मिला तो फिर हम उस पर रिसर्च कैसे करेंगे. जैसे अभी इंडिया में पता चला है कि कोविड-19 की फिर से एक वेव स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए पैथोजन की एक्सेस मिलनी चाहिए और जो बेनिफिट्स हो ड्रग का या फिर रिसर्च का वो सबके पास हो. नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट. पैप्स जैसे ही बन जाएगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसके लिए सिग्नेचर करना है एंड रैटिफिकेशन करना है बाय द स्टेट्स. तो ये सारा था पैंडेमिक एग्रीमेंट का एडॉप्शन, जो इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक पार्ट है. ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल जो लॉ प्रैक्टिस करना है सबऑर्डिनेट जुडिशियल सिस्टम में उसको रीइंस्टेट किया है. तो ये आया कैसे था और रीइंस्टेट मतलब क्या है कि इसको दोबारा लाया गया है. तो पहले कैसे लाया गया था और काम क्या है इसके बारे में हमें जानना है. तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि एक मिनिमम लीगल प्रैक्टिस का टाइम होनी चाहिए 3 साल, उसके बाद ही सबऑर्डिनेट जुडिशियल सिस्टम का आप एग्ज़ाम दे पाएंगे. उस सबऑर्डिनेट जुडिशियल सिस्टम मतलब आप जज बन पाएंगे. ये जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होते हैं. ठीक है,
तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जज बनने के लिए आपको जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और कोर्ट ने उसके बाद क्यों कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक जज का एक्सपीरियंस, एक जज बनने के लिए आपको एक लॉयर का एक्सपीरियंस होना एसेंशियल है, तभी एक जज अपना ड्यूटी ठीक से कर पाएगा एंड उसका फंक्शन एफिशिएंटली हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल की जो रूल है ये 2002 में शेट्टी कमीशन ने हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यही 3 साल की जो लॉ प्रैक्टिस की रूल है उसको रिस्टोर किया है। अब इसके लिए सबऑर्डिनेट जज का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट करता है कोई भी जजेस अदर देन कोई भी पर्सन अदर देन जजेस, इनको क्या है कि गवर्नर जो है स्टेट का वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो जजेस है वो जुडिशियल सर्विस के थ्रू आएंगे और आर्टिकल 234 के अंदर जितने भी नॉन जज है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो कोई भी काम करता हुआ इंसान हो, उसे गवर्नर, स्टेट के गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। और आर्टिकल 235 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो जज है, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसके कंट्रोल स्टेट के हाई कोर्ट के पास होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 234, आर्टिकल 235 ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 234 कहते हैं कि जजेस को छोड़ के जितने भी लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और आर्टिकल 235 कहते हैं कि जो हाई कोर्ट है उसी के पास पावर रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल करने का। ओके, नेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को एक बनाया गया है ताकि जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वो उसके बारे में हमें पता चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया है क्योंकि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल इनक्लैट, इसके ऊपर इनक्लैट के पास बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी प्रोब के लिए इनिशिएट किया गया है। तो सीसीआई को भी पूछा गया है कि आप प्रोब इनिशिएट कीजिए अगेंस्ट फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन के अगेंस्ट बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स किस तरीके की होता है, जैसे कि एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स, जैसे कोई एक प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में ही लॉन्च हो सकता है। अगर आपको बाहर से ख़रीदना है तो आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे होता है। एंड फॉर ए प्लेटफॉर्म वुड ओनली लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ए सर्टेन ब्रांड इन ए कैटेगरी। नेक्स्ट क्या है, डीप डिस्काउंट्स, फोर्सिंग प्राइस टू बी लोअर देन कॉस्ट लीडिंग टू इरोशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो छोटे छोटे सेलर्स थे वो क्या है कि उतना डिस्काउंट नहीं दे सकते, एंड ये फ्लिपकार्ट अमेजन क्या है बहुत बिग जायंट्स है। तो ये बिग जायंट्स क्या है कि इतना डिस्काउंट देते हैं, इतना सेल चलता है वहाँ पे। सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेजन, फ्लिपकार्ट नहीं है, नायका है, मिंत्रा है, तो ये इतना ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं कि जो हमारे स्मॉल सेलर्स हैं उनकी बिजनेस इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी। जैसे प्लेटफॉर्म जो है, जैसे अमेजन करता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें और जेनरिक नाम से सर्च करें, ब्रांड के नाम से नहीं, तो वो क्या है अपने वेंडर का जो प्रोडक्ट है उसे पहले दिखाते हैं। ऑब्वियसली अब 10-15 प्रोडक्ट देखने के बाद और नहीं देखेंगे ना, उन्हीं में से कुछ ना कुछ चूज़ कर लेंगे। कोई 200 तक प्रोडक्ट, 200-300 तक प्रोडक्ट तो देखता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अमेजन में आप लोग चेक करना, जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे सोलीमो लिखा रहता है, दिस इज सोलीमो। वो क्यों? क्योंकि वो अमेजन का खुद का प्रोडक्ट है और पहले 10 में से एटलीस्ट 4 या 5 सोलीमो की प्रोडक्ट आता है। तो प्लेटफॉर्म की न्यूट्रलिटी भी नहीं है, वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसी को लॉन्च कर रहे हैं, उसी को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो उससे क्या होती है कि अदर सेलर को डिसएडवांटेज होता है।
क्योंकि लोग 10 देख लिया, 15 देख लिया, उसके बाद और सारे प्रोडक्ट तो नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जैसे कि आर्बिट्रेरी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो रिटेलर्स क्या होते हैं, एब्यूज होते हैं। इसके साथ साथ और एक चीज़ पता चला है रिसेंटली, 1-2 महीने पहले ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो भी सामान मिलते हैं वो उनके जो वेयर हाउस था वहाँ पे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स मिले हैं, बहुत सारे, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो एप्पल के आईफोन से लेके जो टॉयलेट क्लीनर है, सब कुछ, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेक मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोब इनिशिएट करने का। अब इसमें एक वर्ड था एमिकस क्यूरी, इसका मतलब क्या है? एमिकस क्यूरी का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के बिहाफ में जाके एक एक्सपर्ट होंगे, जाके हर चीज़ कोर्ट को बताएंगे। वो इंडिविजुअल्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं जो कोई भी लीगल केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट उनका एक्सपर्टीज़ रहता है कोर्ट को असिस्ट करने का, टू मेक इट्स डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, इसलिए कोई एक्सपर्ट रहते हैं, तो इसे एमिकस क्यूरी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। मिजोरम जो है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बनी है विथ कंप्लीट फंक्शनल लिटरेसी। तो ये एक सोशल जस्टिस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो मिजोरम क्या है, 95% लिटरेसी रेट बन गई है 2023-24 में। जो एक्चुअल PLFS सर्वे है उसमें पता चला कि 98.20% टोटल लिटरेसी रेट है, ठीक है। और ये कंसिडर किया जाता है फुल लिटरेसी एज डिफाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके पहले लद्दाख था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो फुल लिटरेसी को मिला है। और किस में मिला था? अंडर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, दैट इज़ उल्लास। तो फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है? बेसिकली ये अचीवमेंट करता है फॉर रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरिकल स्किल एज ए प्रीडिटरमाइंड लेवल। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, बट बाज़ार में जाके कितना पैसे उन्होंने खर्च किया, कितना वापस लेना है, वो सब तो पता है। काउंटिंग तो उन्हें भी आती है, कैलकुलेशन उन्हें भी आती है। ये भी हो सकता है वो जो टाइम है, टाइम का कैलकुलेशन कर पाए, वो कैलेंडर के कैलकुलेशन कर पाए। तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल लिटरेसी। मतलब आप स्कूल में ना जाके भी सोसाइटी से या फिर अपने लाइफ से जो जो भी चीज़ सीखे हैं, दैट इज़ फंक्शनल लिटरेसी। तो मिजोरम ने 95% अचीव कर लिया है एंड दैट इज़ कॉल्ड फुल लिटरेसी। अब उल्लास क्या है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है। एंड उल्लास जो है ये एक ऐप है जिसके थ्रू आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एजुकेशन है वो स्टेट के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें फंडिंग करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है रिसेंटली ब्राज़ील में, और इसमें इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले किया है टू एडवोकेट फॉर इंक्लूसिव, बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल एनर्जी गवर्नेंस। तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर इंडिया हमेशा से एक लीडिंग रोल बनी है। जैसे कि इंडिया G20 में ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही बड़ा फेस बना था। तो इसका आउटकम क्या था? रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर SDG 7 दैट इज फोकसिंग ऑन एनर्जी एक्सेस, क्लीन कुकिंग एंड एंडिंग एनर्जी प्रॉपर्टी। मतलब लोगों के पास एनर्जी खरीदने की पैसे नहीं है, मतलब उनके पास पैसे है, खाना वाना बन सकते हैं, कपड़े हैं, मकान है, बट वो खाना कैसे बना रहे हैं? चूल्हे पे बना रहे हैं। जिसलिए हमारे यहाँ ये जो उजाला स्कीम है उसको लेके आया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? रीएम्फसाइज और एम्फसाइज इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन। तो जो जितना क्लाइमेट का हार्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, उसको उतना पे करना पड़ेगा, उसको उतना बोथ इन फंड, बोथ इन मनी एंड काइंड, उसको उतना उसको रीइंस्टेट करना पड़ेगा।
guided by technological neutrality and CBDR response, that is common but differentiated responsibilities and respective capabilities. तो ये CBDR जो है ये इन्वायरमेंट पे बहुत ही फेमस है. जब CBDR को लेके बात होगी तो इसमें डिटेल में बात होगी. तो ये कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट पर ध्यान रखें, बट डिफरेंशिएटेड है. मतलब यूएसए जितना ख़राब कर रहा है उगांडा उतना नहीं कर रहा है, या फिर जापान जितना एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि वियतनाम उतना नहीं कर रहा है. तो जो जितना बर्बादी कर रहे हैं उसको उतना भरपाई भी करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है, वियतनाम का भी है, जापान का भी है, उगांडा की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, यूएसए का भी है, बट वो सबके लिए सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर ग्लोबल एनर्जी पार्टनरशिप, फेयर मार्केट एंड लोकल करेंसीज फॉर एनर्जी ट्रेड. तो सिर्फ डॉलर पे ही हम ट्रेड करेंगे या फिर युआन में ट्रेड करेंगे, पाउंड में, स्टर्लिंग में ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है. कि हर एक कंट्री के लिए वो अपने लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं फॉर एनर्जी पार्टनरशिप. नेक्स्ट है अपहोल्ड ईच नेशंस राइट टू चूज ओन एनर्जी ट्रांजिशन पाथ. तो जब यूएसए बोलेंगे या फिर यूरोपियन यूनियन बोलेंगे तभी एनर्जी ट्रांजिशन होगी, ऐसी नहीं है. एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी समय अपनी होगी, रास्ता अपनी होगी, क्योंकि आप लोग मतलब कॉलोनियल जो पावर्स है उसने तो एक्सप्लॉइट कर लिया है. अब हमें अपना जो कंडीशन है उसको भी तो सुधारने का मौका चाहिए. प्रोमोटेड द एफिशिएंट एनर्जी यूज, अर्ज्ड कंसेशनल फाइनेंसिंग फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज. तो फाइनेंसिंग होनी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में. जो एक्चुअल कॉलोनियल पावर था उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा फॉर जो नेचर की डिस्ट्रक्शन हुई है. ऑब्वियसली इंडिया में जो नेचर की डिस्ट्रक्शन हुई है वो हमने तो नहीं किया है, ब्रिटिशर्स नहीं किया है. साउथ अफ्रीका में जो है अपार्थाइड वो ब्रिटिश ने किया है, तो उसके लिए भरपाई उन्हें करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये की आउटकम था मीटिंग का. नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, क्या पूछा गया है. द यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट वक़्फ़ इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम. तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी होती क्या है. तो एसेंशियलिटी मतलब क्या होती है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है डिटरमाइन करने का कि विच रिलीजियस प्रैक्टिस क्वालिफाई एज एसेंशियल एंड विच इज़ नॉट. तो देयर बाई दे कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 25. और कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो आर्टिकल 25 के अंदर एसेंशियल माना जाएगा और उसके अगेंस्ट, और वो क्यों किया जाता है, ताकि एक स्ट्राइक बैलेंस हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अदर फंडामेंटल राइट्स के बीच में. और ऐसा है कि इट इंश्योर्स द रिलीजियस प्रैक्टिसेस डू नॉट इन्फ्रिंज अपन द राइट टू इक्वलिटी, डिग्निटी एंड लिबर्टी. जैसे हिंदूज़ में बहुत पहले ऐसा होता था. जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, वो इस मंदिर में नहीं जा सकते, उस मंदिर में नहीं जा सकते. बट दैट इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर हिंदूज. मंदिर में हर कोई जा सकते हैं. ये जो रूलिंग हुई थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के अंदर था. और ये सिर्फ एक रिलीजन या फिर दूसरे रिलीजन को, माइनॉरिटीज़ को नहीं टारगेट करता है. जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है वो हर एक रिलीजियस ग्रुप के लिए है. जैसे 2018 में सबरीमाला अयप्पा टेम्पल की जो केस था केरला में, उसमें सुप्रीम कोर्ट रूल किया था कि वुमेन एक्सक्लूशन जो है, मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन का एक्सक्लूशन है जो सबरीमाला अयप्पा टेम्पल में नहीं जा सकते, वो इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो ये जो है हमारी आर्टिकल 14 को और फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल है उसे ब्रीच कर रहे हैं. अब ये रूलिंग आ गई है कि मेंस्ट्रुएटिंग एज के जो वुमेन है वो भी सबरीमाला अयप्पा टेम्पल में जा सकते हैं. दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी. हर एक रिलीजियस ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. तो वक़्फ़ बिल को लेके अगर आपको कुछ चीज़ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. इसके ऊपर भी बाद में एक वीडियो ज़रूर आ जाएगा.
नेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है ज़ूडपी जो जंगल है वो एक फॉरेस्ट लैंड है एंड 1996 की जो स्ट्रक्चर है उसे एग्जेम्प्ट किया गया है। तो न्यूज़ क्या था कि ज़ूडपी जंगल लैंड जो है वो 1996 के रूलिंग के हिसाब से उसे फॉरेस्ट लैंड की तरह ट्रीट किया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड कर दिया था अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और FCA 1980, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया था कि दिस एक्ट मस्ट अप्लाई टू ऑल फॉरेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ओनरशिप। तो किसी कैसा भी ओनरशिप हो, चाहे वो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ओनरशिप है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है, चाहे वो प्राइवेट ओनरशिप है, अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर हर एक जो एक्ट के प्रोविजन है वो हर एक फॉरेस्ट में अप्लाइड होगी। अब ज़ूडपी जंगल क्या है, ज़ूडपी मीन्स बुशेस या फिर श्रब्स। वो ऐसे लैंड होते हैं जिसमें इन्फीरियर टाइप के लैंड है, अनऑक्युपाइड लैंड है। और ये जो लैंड है ये लो मूडमड़ी सॉइल से बना है। मूडमड़ी सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल है, मतलब उसमें ग्रेवल्स और स्टोन्स, मतलब बड़े बड़े स्टोन्स और छोटे सॉफ्ट स्टोन्स बहुत है। एंड वो क्या है कि ये इनफर्टाइल है, इन्फीरियर है, अनऑक्युपाइड लैंड है, जिसमें ट्री ग्रो नहीं हो सकता, जो पेड़ है वो ग्रो नहीं होगा, बट श्रब्स और अदर जो छोटे छोटे वेजिटेशन है वो ग्रो हो सकता है। और ये ज़ूडपी जो जंगल है वो बेसिकली क्या है, ये एक्सट्रीमली इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है फॉर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जैसे कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब क्या है कि एक जंगल से दूसरे जंगल पे अगर हाथी की जो दल है वो मूव कर रहा है, या फिर टाइगर मूव कर रहा है, या फिर हो सकता है कि इंडियन जो बाइसन है, गौर है, वो मूव कर रहा है, तो एक जंगल से दूसरे जंगल के बीच में वो मूव करते टाइम ऐसे ज़ूडपी जंगल को क्रॉस करते हैं। और ये इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, ईस्टर्न विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, इस एरिया पे मिलते हैं। ज़ूडपी जंगल के बारे में बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने अपना जो चागोस आर्किपेलागो था उसकी सॉवरेनिटी, उसकी जो कंट्रोल है वो मॉरिशस को दे दिया है, ठीक है। अब ये चागोस आर्किपेलागो कहाँ पे था, ये सेंट्रल इंडियन ओशन का एक आर्किपेलागो मतलब आइलैंड ग्रुप है जो 7 एटॉल से बना हुआ है, जिसमें डियोगो गार्सिया सबसे बड़ा है। तो ये है चागोस आइलैंड जो मॉरिशस के कंट्रोल में है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, चागोस आइलैंड के साथ साथ ये जो सेंट्रल इंडियन ओशन में आइलैंड्स है इसे वैनिला आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैनिला की प्रोडक्शन बहुत होती है। फ्रेंच रियूनियन आइलैंड, मॉरिशस, चागोस, मदागास्कर, मायोट, ये सारे इस रीजन पे मिलते हैं। तो चागोस आर्किपेलागो को ब्रिटिश ने परचेस किया था विथ 3 मिलियन इन 1965, जिसके बाद बाद में क्या होती है कि मॉरिशस इसे क्लेम करता है कि ये जो डील था ये ठीक तरीके से नहीं किया गया था और इसका सॉवरेनिटी मॉरिशस के पास होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि ग्रेट चागोस बैंक जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की रीफ को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एटॉल्स हैं, मतलब कोरल रीफ्स है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही फेमस कोरल रीफ्स है कुछ, और डियोगो गार्सिया और भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे US की मिलिट्री बेस है और उसके लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। अब इसका जो सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस के पास चला गया, राइट। अब ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कभी कभार IR में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैपिंग से रिलेटेड। जैसे कि ये क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया था, Which of the following statements best reflect the issue of Senkaku Island, sometimes mentioned in the news? It is generally believed that they are artificial islands made by a country around South China Sea. तो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड है, क्या ये ठीक है? चाइना एंड जापान एंगेज इन मेरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दिस आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। तो साउथ चाइना सी का आइलैंड है या फिर ईस्ट चाइना सी का आइलैंड है। A permanent American military base has been set up there to help Taiwan to increase its defense capabilities. क्या ये सही है? या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया है नो मैंस लैंड,
जहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं। तो इनमें से आंसर था बी, चाइना और जापान के बीच का डिस्प्यूट है। ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड था इसका नाम है पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, एंड फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है वो है सेकेंड थॉमस शोल। तो ये सारे नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये सही न्यूज़ था। ताइवान के पास कोई परमानेंट मिलिट्री बेस ऐसा सच नहीं है, मोस्टली जो बेस है वो फिलीपींस में है, राइट। और नो मैंस लैंड डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि इस अब चाकोस आर्किपेलागो के ऊपर भी या फिर डियोगो गार्सिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है ऐसा बोल के एक जुडिशियल ऑफिसर की नौकरी को रीइंस्टेट किया है। तो इसको हटाया क्यों किया था? क्योंकि ये जो लेडी जुडिशियल ऑफिसर है इनको रिमूव किया था राजस्थान हाई कोर्ट ने इन 2020। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो अर्लियर एम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्क्लोज करने मतलब कर नहीं पाए थे, मना किया था या फिर कर नहीं पाए थे। इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने इनको डिक्लाइन किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट किया है। और अंडर रिप्रेजेंटेशन की फैक्ट क्या क्या है, आप किस तरीके से इसे मेंस में लिख सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 1950 में एस्टेब्लिश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 11 ही वुमेन जजेस मिले हैं। अभी भी 35 है टोटल स्ट्रेंथ, जिसमें 11 है, 1/3, नॉट इवन हाफ, राइट। इनमें से 1950 से एक भी ऐसा दलित, एससी या फिर एसटी जजेस नहीं बने हैं, एसटी वुमेन जजेस नहीं बने हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का सिचुएशन है। हाई कोर्ट में क्या है, ओनली 13.4% जजेस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स आर वुमेन। स्टेट ऑफ जुडिशियरी रिपोर्ट 2023 में ये बनाया गया था, इसको आप कोट कर सकते हैं। नो स्टेट एक्सेप्ट तेलंगाना एंड सिक्किम हैज़ मोर देन 30% वुमेन जजेस इन द हाई कोर्ट। सिर्फ तेलंगाना और सिक्किम ऐसा दो स्टेट है जहाँ पे 30% वुमेन जजेस है इन हाई कोर्ट्स। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में दिया गया है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोई वुमेन जजेस है ही नहीं। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन हायर जुडिशियरी कितना खराब है ये डिस्क्लोज कर रहा है। अब ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशियरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि रिसेंटली फिर से न्यूज़ पे है ये। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, मैटरनिटी लीव जो है वो रिप्रोडक्टिव राइट के अंदर आता है, और जो रिप्रोडक्टिव राइट है वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। ये किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने। केस कौन सा था? के उमादेवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस। ये केस आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मैटरनिटी लीव है वो वोमेन के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो उनकी एसेंशियल पार्ट है, एंड देयर बाय रिफोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ वर्किंग वुमेन। और ये वर्किंग वुमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स है कि अपना जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो अपने हिसाब से जीत पाए। और ये क्यों कहा गया था? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा वुमेन था जैसे कि के उमादेवी, इनको 3rd मैटरनिटी लीव देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि स्टेट में 2 ही मैटरनिटी लीव मिलता है। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा एजेंडा है गवर्नमेंट का और वो होनी भी चाहिए, बट उसको फोर्स करना कि आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा, ये उनके रिप्रोडक्टिव राइट को ब्रीच कर रहा है। हो सकता है इसका दूसरा कोई उपाय निकले, जैसे कि मैटरनिटी लीव का डेट कम कर दिया जाएगा, उनका दूसरा बेनिफिट कम कर दिया जाएगा, बट उनको लीव ही ना देना सही नहीं है।
तो रिप्रोडक्टिव लाइफ राइट क्या होती है? मैटरनिटी लीव इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड कोर एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट। ये वर्ड आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है? आर्टिकल 21 के अंदर ये पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी पे आता है। और कब किया गया था? सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव केस था कि वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है। एंड आई होप आपको पता है कि आर्टिकल 121 दैट इज राइट टू लाइफ इज ऑलमोस्ट सैक्रोसैंक्ट। नेक्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के साथ ह्यूमन राइट्स भी है। जैसे रिप्रोडक्टिव जो राइट है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है एंड दैट इंक्लूड्स हेल्थ, प्राइवेसी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। एंड इवन इसीलिए ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है, इसीलिए आप किसी भी डेड बॉडी को भी म्यूटिलेट नहीं कर सकते। उसको जो क्रिमेशन है या फिर जो फाइनल राइट्स है वो भी डिग्निटी के साथ ही करना है। दैट इज़ द ह्यूमन राइट। तो नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। ये एक सोशल जस्टिस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि वुमेन को जस्टिस कैसे मिल सकता है, या फिर एक एथिकल डिलेमा का बहुत ही क्लासिक केस है स्टेट के लिए कि क्या वो रीइंफोर्स करना चाहेंगे अपना जो पॉलिसी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो उनके इन्फोर्स करनी चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए, या फिर सोशल जस्टिस में लोगों की मैटरनिटी, वुमेन की मैटरनिटी राइट को ब्रीच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एथिकल डिलेमा भी है। ठीक है, तो एथिकल डिलेमा के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लासेस में, बट ये भी एक केस है। तो मैटरनिटी लीव लॉ जो है वो डिज़ाइन करता है टू अपहोल्ड सोशल जस्टिस बाय सपोर्टिंग वुमेन्स डुअल रोल एज मदर एंड वर्कर। तो सोशल जस्टिस को एम्पावर करते हैं कि वुमेन जो है वो एज ए मदर और एज ए वर्किंग वुमेन भी काम कर सकते हैं एंड दैट इंश्योर देयर ऑटोनोमस एंड डिग्निफाइड लाइफ। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सही हो, उनकी जो लाइफ है उसकी डिग्निटी सही रहे, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जेंडर जस्टिस के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस with the help of relevant constitutional provisions and case laws। तो जेंडर जस्टिस के ऊपर आप ये जो केस था इसे मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए लास्ट 1 वीक का ये बहुत इंपॉर्टेंट GS2 और GS4 के करंट अफेयर्स था जो आपने अभी आज जान लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया है इसे अटेम्प्ट कीजिए और इसको चेक कराइए, क्योंकि अगर ऐसे ही अटेम्प्ट करते रहेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि करंट अफेयर्स को अपने एग्ज़ाम्स में, अपने राइटिंग्स में कैसे इंक्लूड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए टू विद्यार्थी IAS।